हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाओ एजुकेशन। वैसे तो मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियोस इसलिए अपलोड करती हूँ ताकि वो आपके लाइफ में, आपके कैरियर में आप लोग के लिए इंस्पिरेशन बन सके। इसके अलावा जो है आपको ऐसी नॉलेज मिले जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ी रहे। ऐसा नहीं है आपने अभी उसको सीखा और जो है एक हफ्ते बाद उसको भूल गए। तो जो फैक्ट्स मैं ट्राई करती हूँ अपने वीडियोस में अपलोड करने की, वो भी ऑलमोस्ट जो होते हैं जेन्युइन होते हैं। और मैं बहुत सारे वेबसाइट्स को पढ़ती हूँ उन किसी भी वीडियो को जो है अपलोड करने से पहले। तो मेरे वीडियो जो है आप लोग के करियर में ही बेनिफिशियल नहीं होंगे, बल्कि आप लोग के करंट इवेंट्स का जो नॉलेज है उसको भी अपडेट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो टॉपिक बहुत हॉट, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा जो है क्या बोलेंगे इसको, विवादित रहा है इतने सालों से। वो है POK। इट मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब हम जो है कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए ये एक मैप उभर के आता है। बट जब इंडियन मैप के अंदर, इंडिया का जो फिजिकल मैप है उसमें हम जब देखते हैं तो हम लोग को जो है जो जम्मू कश्मीर का मैप जो होता है ऐसे 3 डिवीजन में नहीं दिखाया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका कुछ रीजन है। अब ये देखिए जो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी चाइना कैप्चर कर चुका है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पाकिस्तान जो है इसको कैप्चर कर चुका है और इसको POK बोला जाता है। और जो थर्ड वाला पोर्शन है, ये रेड और ग्रीन का जो मिक्सचर है, इसको भी जो है पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, बट इसको जो है वो चाइना को हैंडओवर कर चुका है। तो ये पूरी क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या हिस्ट्री है, वो हम जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब इन तीनों पोर्शन को अगर हम हटा देते हैं तो इंडिया के पास जो है जम्मू कश्मीर का जो टोटल एरिया था उसका 55% लैंड बचा हुआ है प्रेजेंट टाइम में। अभी जब मैंने ये वीडियो बनाया है 2020 चल रहा है, तो अभी हमारे पास जो है टोटल जम्मू कश्मीर के लैंड एरिया का 55% ऑफ लैंड हमारे ऑक्यूपेंसी में, मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। और 15% जो है हमारा लैंड का हिस्सा वो चीन हड़प चुका है और 30% पाकिस्तान हड़प चुका है। अब ये नेक्स्ट वाला मैप है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें जो है जम्मू कश्मीर के हमने ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स बना रखे हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, और सेकंड वाला पार्ट है आज़ाद कश्मीर। तो पार्ट नंबर 1 और 2 को मिलके बनता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। थर्ड वाला जो पार्ट है ये वाला, ये है सक्शगम, और फोर्थ वाला पार्ट है सियाचिन, फिफ्थ वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, और सिक्स वाला पार्ट को हम बोलते हैं अक्साई चिन। तो आप जो ये राइट साइड में जो कैप्शन आ रहे हैं, इन कैप्शन को पढ़ के आप जान सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो है कौन सी कंट्री के द्वारा ऑक्यूपाइड हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, और पार्ट नंबर 6 और 3 ये चाइना ऑक्यूपाइड है, और पार्ट नंबर 4 एंड 5 ये इंडिया के द्वारा ऑक्यूपाइड और रूल्ड है। पार्ट नंबर 4 में फिर देखिए पार्शली का मतलब है ये भी कॉन्फ्लिक्टेड यानी विवादित है। पूरा का पूरा पार्ट नंबर 4 जो है इंडिया की ऑक्यूपेंसी में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट जो हमको मैप दिखाती है वो इस प्रकार का मैप होता है। जम्मू कश्मीर जो है पूरा का पूरा ये हमारा क्षेत्र है। इस प्रकार का जो है मैप हमको देखने को मिलता है। बट रियल में अगर आप देखते हैं तो इतना सा ही जो पोर्शन है, जो मेरे राइट साइड में आपको मैप दिख रहा है, तो ये जो पोर्शन है ओनली दिस वन इज अंडर द डोमिनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंड रेस्ट ऑफ दिस पोर्शन दे आर बीइंग taken over by China and Pakistan respectively। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि जब ये कंट्रीज़, जब ये एरिया हमारे अंडर में है ही नहीं, तो इंडिया इन चीज़ों को अपने मैप में क्यों दिखाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सपोज करिए आपके किचन के कुछ बर्तन होते हैं, वो आपका पड़ोसी ले लेता है, तो आपके किचन का अगर बर्तन 1-2 कम हो जाता है तब भी आपको कितना दुख होता है। तो सोचिए किसी आदमी का इतना बड़ा लैंड का जो है पोर्शन चला जाता है उसके आंखों के सामने,
तो उस आदमी को जो है कितना बड़ा शॉक लगेगा, कितना बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसे ही अगर हमारी ज़मीन के भी सपोज आप लोग प्लॉट खरीदते हैं और आपका प्लॉट में से हल्का सा कोई पोर्शन जो होता है, समझ लीजिए 10 फीट 5 फीट, कोई आपका नेबर जो है वो उसको ग्रैब कर लेता है, राइट। तो उसके बाद जो है आप उस पोर्शन को वापस लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, और आप दोनों का, आपका और आपका नेबर का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के अंडर है, मतलब अभी उसका जो है वर्डिक्ट यानी फैसला नहीं आया है। तो आप उस वाले पोर्शन को जो आपका नेबर आपका प्लॉट का टुकड़ा खा गया है, मतलब उसने कैप्चर कर लिया है, उसको आप छोड़ तो नहीं दोगे ना जब तक आपका कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। आप उसको अपना ही जो है क्षेत्र मान के चलोगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो भी यूनाइटेड नेशन में विचाराधीन है। तो इसलिए जब तक यूनाइटेड नेशन का फर्म कोई जो है डिसीजन नहीं आ जाता है, कोई फैसला नहीं आ जाता है, हम अपना ज़मीन क्यों छोड़े। नेक्स्ट है, देखिए, जब 1947 में इंडिया को जो आज़ादी मिली थी उसको हम बोलते हैं 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और उस समय आप इंडिया की पोजीशन देखो, ये इंडिया का मैप है, और उस समय इंडिया के अंदर करीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। आप देख सकते हैं जितना भी ये वाइट पोर्शन दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जितने भी ये ब्लैक, लाइट ब्लैक वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं ये कंप्लीटली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोविंसेस थे, जो इंडियन गवर्नमेंट को एज इट इज़ मिल गए पार्टीशन के, सॉरी उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, आई मीन टू से, तो इंडिया को मिल गए। और उसके बाद जो ये बहुत डार्क जो पोर्शन है ब्लैक कलर का, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ की पॉपुलेशन में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होती है, वो पाकिस्तान को मिल गए थे। और इसके बाद जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड था, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उन प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर रही थी। तो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन जाने से पहले उनको बोल दिया कि आपके पास जो है हम ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं? या तो आप इंडिया में मिक्स हो जाओ या आप पाकिस्तान में मिक्स हो जाओ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या थर्ड ऑप्शन दिया आप इंडिपेंडेंट रहो। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की फिर से। जम्मू कश्मीर जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ की पॉपुलेशन में 77% लोग मुस्लिम थे, 30% लोग हिंदू थे और 30% लोग अदर कास्ट यानी कुछ बुद्धिस्ट थे, कुछ सिख थे। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पे, जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन था वो एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब जो है एक राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था, और वहाँ के राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह। तो उन्होंने जो है अपनी कंट्री को, अपनी टेरिटरी को, मतलब जो है जम्मू कश्मीर टेरिटरी को उन्होंने इंडिपेंडेंट रखने की चॉइस रखी। न तो वो इंडिया के साथ मिक्स हुए और न वो पाकिस्तान के साथ मिक्स हुए, वो इंडिपेंडेंट रहे। इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है धीरे धीरे जुगत लगानी स्टार्ट की, मतलब जो है उन्होंने थोड़े से ट्रिकी फैसले लेने स्टार्ट किए। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को बहुत सारे प्रलोभन दिए। प्रलोभन का मतलब होता है ल्यूर दिया, मतलब लालच दिया कि आप जो है हमारी टेरिटरी में मिल जाओ, क्योंकि आपके स्टेट की जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मुस्लिम है, और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो मुस्लिम होता है तो वो ओबियसली पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। तो बट जो है महाराजा हरि सिंह ने जिन्ना की बात नहीं मानी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के उस समय फर्स्ट गवर्नर जनरल बन चुके थे, और जब जो है महाराजा हरि सिंह बिल्कुल जो है मोहम्मद अली जिन्ना के इतने मनाने के बावजूद भी जब वो नहीं माने, तब क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कंट्री की कुछ एजेंसी, सीक्रेट एजेंसियों के साथ मिलके
पुंछ, जो उस समय इंडिया का ही हिस्सा, जो उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, पुंछ के अंदर अपने कुछ सीक्रेट एजेंट्स भेजे और उनको जो है वहाँ की जनता को भड़काने का काम किया और उनको बोला आप जो है एक रिवॉल्ट करो, यानी विद्रोह करो अपने राजा के खिलाफ। आपका राजा एक हिंदू है तो आप उनके अंडर रहेंगे तो आप सिक्योर नहीं रहेंगे, तो इससे बढ़िया आप विद्रोह कर लो, या तो आप जो है जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओ या फिर जो है आप हमारे साथ यानी पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। चलिए अब बात करते हैं POK यानी आज़ाद कश्मीर की। ये आप मैप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था इन दोनों पोर्शन को, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहे हैं आपको दोनों, इन दोनों पोर्शन को कंबाइनली हम जो है POK बोलते हैं, बट एक्चुअली ये दोनों जो है दो अलग अलग रीजन है। तो ये जो छोटा वाला रीजन है इसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, राइट, और जो ऊपर वाला बड़ा रीजन है इसको हम बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो अभी हम बात करेंगे इस छोटे वाले पोर्शन की जिसको कि आज़ाद कश्मीर बोला गया है। ये जो सर्कल्ड एरिया है इसका नाम है NWFP। इसका मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं, ये ऐसे ही ये जो रेड वाला पोर्शन है ये पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। और यहाँ के जो CM थे वो अब्दुल कयूम खान थे और उस समय जो है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। इन दोनों ने मिलकर जो है एक प्लानिंग की। इस प्लानिंग के अंदर क्या था, इन लोगों को इंडिया के अंदर आर्म अटैक करवाना था। और इसके अलावा जो पश्तून जो ट्राइब्स थे, ये वेस्ट पाकिस्तान, मतलब जो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, इस एरिया में जो है पश्तून थे। तो उन पश्तून लोगों को भी इन लोगों ने जो है विद्रोह करने के लिए या फिर उनको वेस्ट जम्मू कश्मीर में जो है आक्रमण करने के लिए, ईस्ट के लिए उन्होंने प्रेरित किया, उकसाया, एक तरह से बोल सकते हैं। जुलाई 1947 में जब इंडिया और जो है पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो इंडिया के जो है आज़ादी से पहले ही पार्टीशन हो चुका था और पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे वो इंडिया आ रहे थे और इंडिया में जितने मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो बहुत सारे हिंदू जो है रावलपिंडी और सियालकोट से वो लोग जो है जम्मू आए, क्योंकि जम्मू आपने इससे पहले वाले स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया था एक हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो जितने भी लोग जो है वेस्टर्न पाकिस्तान में थे वो लोग जान बचा के भाग के जो है जम्मू में आए और उन्होंने अपने साथ जितना भी बारबरिक का मतलब होता है, जितनी क्रूरता उन लोग के साथ हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो आके उन्होंने जम्मू के हिंदुओं को बताया। और जब उनके साथ हुई घटना को जम्मू वालों ने सुना तो उन लोगों का भी खून खौल गया और उसके बदले में जम्मू वालों ने क्या किया, जम्मू के अंदर जितने भी मुसलमान थे उन लोग के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और ये अटैक जम्मू के जो लोकल हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, RSS के मेंबर्स थे और महाराजा की जो खुद की डोगरा आर्मी थी, उन लोगों ने मुसलमान लोगों को जम्मू के एरिया से खदेड़ना शुरू किया। ये काउंटर अटैक समझिए, जैसा हिंदू लोगों के साथ पाकिस्तान में हुआ, सेम चीज़ जो है इंडिया में मुसलमान लोग के साथ जो है हिंदू लोग कर रहे हैं। और it is estimated that 61% of Muslim population of Jammu division was reduced to 38%. It means बहुत सारे या तो मारे गए और बहुत सारों को खदेड़ के पाकिस्तान भेज दिया गया। अक्टूबर 1947 की ये बात है, 5 days बिफोर द पठान इन्वेंशन। अब आपने देखा था कैसे जो है NWFE के जो CM है और जो पाकिस्तान के PM है वो दोनों मिलके जो है पश्तून जो एक ट्राइब है उसका आक्रमण कश्मीर के अंदर प्लान कर रहे थे। इसके बाद जो है बहुत सारे जो मुसलमान थे जम्मू कश्मीर के, वो भाग के अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए। और वैसे ही जो है पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल आस लगाए बैठे थे या फिर किसी साजिश का वेट ही कर रहे थे कि कैसे हम जो है अपने मासेस को और जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को भड़काएं कि वो जो है महाराजा हरी सिंह के जो एम्पायर है उससे अलग हो जाए। तो उनके लिए एक गोल्डन चांस था। तो उन लोगों ने भी जो है अपनी पश्तून ट्राइब को जो है बिल्कुल वेपन देके उनको आर्म्ड करना, जो है उनको हथियार बंद करना शुरू किया। और 22 अक्टूबर को
पाकिस्तानी पश्तून ट्राइबल जो हैं जम्मू कश्मीर में उन्होंने घुसपैठ कर ली, और उसके अलावा उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले सारे एरियाज़ को एक एक करके कैप्चर करना शुरू किया। और मुजफ्फराबाद जो है उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया, जो कि पूरी तरह से जो है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। और उसके बाद जो है बहुत सारे जो रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम स्टेट्स हैं उन लोगों ने भी विद्रोह किया, और वो राजा हरि सिंह के एम्पायर से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानियों ने भी जो है वही सब चीज़ हिंदू लोग के साथ किया जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में मुसलमान लोग के साथ हो चुका था। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एरिया में जहाँ जहाँ भी उनको हिंदू लोग मिले उनका स्लॉटर यानी जो है उनका कत्लेआम करना शुरू किया। औरतों के साथ जो है बदसलूकी की, और वापस जाने से पहले बहुत सारी हिंदू औरतों को जो है वो अपने साथ वार बंद मतलब जो होता है बंधक बना के अपने देश ले गए। अब हम बात करते हैं सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जो कि आज़ाद कश्मीर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1948 में। उनका क्या रोल है आज़ाद कश्मीर बनाने में। 21 अक्टूबर को क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी की मदद से मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहुत सारे जो पश्तून ट्राइब्स थे जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सारे हथियार प्रोवाइड करा रखे थे, उनको जो है जम्मू कश्मीर की तरफ भेजना शुरू किया, ताकि वो जो है या अगर प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो वहाँ के लोग के ऊपर जो है खून खराबा करके भी जो है जम्मू कश्मीर के टेरिटरीज को पाकिस्तान में मिलाने की उन लोग की साजिश थी। 24 अक्टूबर को क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर को पूरा जो है पश्तूनी ट्राइब्स ने कैप्चर कर लिया, और उन्होंने अपने आप को महाराजा हरि सिंह के गवर्नमेंट से, महाराजा हरि सिंह के प्रोविंस से अलग कर लिया और अपनी एक गवर्नमेंट बना ली। और इस गवर्नमेंट का जो हेड बना वो बना था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। ये मैप देखिए आप जम्मू कश्मीर का, तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड में ये आज़ाद कश्मीर है, और यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के द्वारा गवर्नमेंट बन चुकी थी। अदरवाइज ये पोर्शन भी जो है पूरा महाराजा हरि सिंह के टेरिटरी का हिस्सा था। बट ये इतना पोर्शन जो है, ये मुजफ्फराबाद आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मुजफ्फराबाद जो है आज़ाद कश्मीर की कैपिटल है, तो इसको कैप्चर कर लिया। और इसके बाद आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब वो जो है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सो दैट कि जितने भी एरिया में जो है मुस्लिम एरियाज आते हैं वो उनको अपनी जो है टेरिटरीज में मिलाते हुए चले। तो अब वो केवल जो है श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर थी उनकी सेना, और वहाँ के महाराजा हरि सिंह बहुत डर गए। उनको लगा कि अब मेरी जो सेना है इनसे जो है लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है और इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। 24 अक्टूबर को जैसे ही आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बन गई तो महाराजा हरि सिंह जो है वो बहुत घबरा गए, क्योंकि उनकी आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी को रोकने में नाकाम थी। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बदले में जो है उनके सामने शर्त रखी कि जो है आप अपने टेरिटरी को हमारे साथ मिला दीजिए, हमारी कंट्री में मर्ज कर दीजिए। जिस पर जो है महाराजा हरि सिंह के पास कोई और चारा नहीं बचा, उन्होंने तुरंत हाँ भर दिया। और इसके बाद जो है 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच वो पैक्ट, वो जो है एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग महाराजा हरि सिंह की जितनी भी टेरिटरी थी वो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन है, वो इंडिया के बिहाफ पे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाए रखा गया था। तो इंडिया के बिहाफ में वो इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं। इस साइन वाले एग्रीमेंट में जो है ये भी लिखा हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है और कम्युनिकेशन है, वो उसके ऊपर जो है भारत सरकार का जो है होल्ड रहेगा, भारत सरकार का कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बाकी जितने भी मामले होते हैं, उस
उसका जो कंट्रोल रहेगा वो जम्मू कश्मीर की ही एक अपनी जो है स्वायत्त इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट उसके बारे में डिसाइड करेगी। इसके अलावा एक और लाइन जो बहुत ही ज़्यादा विवादित है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, जिसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए था पर जोड़ दी गई, और जो सारी जो है परेशानी की जड़ है अभी तक, उसमें ये प्रोविज़न जोड़ा गया कि जैसे ही जो है हम जम्मू कश्मीर को इन्वेडर से, मतलब जितने भी अंदर घुसपैठिया आ गए हैं उनसे क्लियर करवा देंगे, उसके बाद जो है हम जम्मू कश्मीर में एक जनमत करवाएंगे, सो दैट हमको जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का पता चल सके, वो जिसके साथ जाना चाहते हैं वो उसके साथ जा सकते हैं। इस वाले कॉलम को ऐड करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भी मना किया था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम तो अपने आप ही अपने विश से, अपनी इच्छा से आपके साथ मर्ज होने के लिए तैयार हैं। और उस समय जो है वहाँ के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल जो व्यक्ति थे, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। उन्होंने भी जो है नेहरू जी को बोला था कि आपको ये लाइन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों का रेफरेंडम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है राजी खुशी आपके साथ मर्ज होने के लिए तैयार हैं। बट ये लाइन जो है अभी तक जो है बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं जिसको, यानी जो है गले की हड्डी है, वो बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है आज़ाद कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ। ये आज़ाद कश्मीर का मैप है, बट इतने सारे पोर्शन जो है हमसे केवल 2 या 3 दिन की देरी के कारण जो है ये हमसे छिन गए। तो आज़ाद कश्मीर का जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है और ये इनका फ्लैग है। और इसके बाद जो है ये पश्तून लोग श्रीनगर के ऊपर भी आक्रमण करने वाले थे, परंतु जो है 27 अक्टूबर को ही इंडियन ट्रुप्स जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गई, और उसके अलावा उन्होंने बाकी जो है टेरिटरीज़ को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के हाथ में जाने से बचा लिया। आज़ाद कश्मीर एक ऐसा रीजन है जिसका अपना जो है एक स्वायत्त, मतलब जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, बट इसके अंदर पूरा होल्ड जो है ये पाकिस्तान का है, और ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट भी पाकिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। और ये बोन ऑफ कंटेंशन भी है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवादित क्षेत्र है जिसके ऊपर भारत अपना क्लेम करता है और पाकिस्तान अपना क्लेम करता है। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यूनिकैमरल है, मतलब एक सदनीय है, और यहाँ का अपना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, और इस स्टेट का खुद का एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है। और इसके जितने भी फॉरेन अफेयर्स के जो मामले होते हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट देखती है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उनमें जो है इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता है, क्योंकि जो है आज़ाद कश्मीर की अपनी खुद की एक सरकार है, बट सरकार के ऊपर जो है होल्ड वो पाकिस्तान का है। सिमिलरली जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल लगा था, उसके अकॉर्डिंग जो है जम्मू कश्मीर हमारा एक पार्ट है, बट कुछ मामले जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट अपने आप जो है देखती है, कुछ अफेयर्स जो होते हैं। तो देखिए इतना सुंदर जो घाटी क्षेत्र है, वैली रीजन है, वो हमसे हाथ से निकल गया है। नियरली 87% ऑफ द हाउस होल्ड जो यहाँ के हैं, 87% जो जनसंख्या है वो फार्म में व्यस्त है, मतलब जो है एग्रीकल्चर करती है। और पूरे पाकिस्तान का अगर लिटरेसी रेट देखें तो यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, 72% जो है यहाँ की लिटरेसी रेट है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पोर्शन है POK का, वो है गिलगित बल्चिस्तान, ये पोर्शन। और ये पोर्शन जो है इस पोर्शन से करीबन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये अब हमारे इंडिया के हाथ से कैसे निकला, इसकी भी स्टोरी हम सुनते हैं। गिलगित जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो है इसको लीज पे ले रखा था 60 सालों के लिए, क्योंकि आपको पता है इसके बाद फिर चाइना लगता है, तो उनको पता था कि अगर हम इसको किसी प्रिंसली स्टेट को, राजा को जो है चलाने के लिए दे देंगे तो हो सकता है वो बॉर्डर कंट्री का अच्छे से ध्यान न रख पाए, जिस कारण चाइना आके इसके ऊपर अटैक कर सकती है और इंडिया के ऊपर अटैक कर सकती है। इसीलिए उन्होंने इस पोर्शन को ब्रिटिश ने लीज पे ले रखा था और अपनी आर्मी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी थी, सो दैट वो चाइना
चाइना का जो है यहाँ पे जितना भी मूवमेंट है उसके ऊपर नज़र रख सके। बट वैसे ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है राजा हरि सिंह की ही प्रॉपर्टी थी। बट इंडिपेंडेंस से पहले जो है जब ब्रिटिशर्स अपने देश वापस जाने लगे तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी, ये लीज पे लिया हुआ पूरा जो एरिया है, टेरिटरी है, ये महाराजा हरि सिंह को वापस कर दी। और आपको पता है ये जो गिलगित बलूचिस्तान जो एरिया है ये हमारे आज़ाद कश्मीर से 7 गुना बड़ा है। तो इस एरिया को हमारे हाथ से निकलने में जो बहुत बड़ा जो रोल अदा किया है वो है मेजर विलियम ब्राउन का। अब वो कौन थे? वो बहुत पॉपुलर जो है गिलगित बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत अफसर थे जो वहाँ पे 7 साल से डिप्लॉय थे, मतलब उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी। जब उनको पता चला भारत और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हो गया है और ब्रिटिशर्स को अब इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो उस एरिया के मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि वो जो पूरा एरिया था वो 99% जो है मुस्लिम बहुल एरिया था, मतलब जो है वहाँ की पूरी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। तो उनके विचार के अनुसार उनको लगता था ये पोर्शन पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाना चाहिए। बट जबकि वो तो रूल किया जा रहा था राजा हरि सिंह के द्वारा, तो यही एक रीजन बना कॉन्फ्लिक्ट का। तो इस समय में उन्होंने बोला इट वुड बी बेस्ट इफ महाराजा डिक्लेयर्स टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी होती कि अगर महाराजा ये डिक्लेयर करते कि जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता, या फिर जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा इंडिपेंडेंट रहता इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू इंडियन डोमिनियन। जब 26 अक्टूबर को इंडिया और जम्मू कश्मीर का मर्ज हो गया तो उसके बाद जो है इनको जो है बहुत गुस्सा आया और इन्होंने रातों रात जो है इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान एरिया में इन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो गिलगित की पॉपुलेशन थी वो एक हिंदू राजा से रूल करना नहीं चाहती थी, दूसरा वो जो है इंडियन डोमिनियन में अपने आप को मर्ज करना भी नहीं चाहती थी, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी। ऐसा जो है मेजर विलियम ब्राउन ने अपनी बुक में लिखा है। और उन्होंने जो है 1 नवंबर 1947 को वहाँ पे विद्रोह कर दिया। और महाराजा हरि सिंह का जो गवर्नर था घनसारा सिंह, जो इस एरिया में था गिलगित बल्तिस्तान में, उसको उन्होंने कैप्चर करके जेल में डाल दिया। और पाकिस्तान ऑफिशियल्स को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने फ़ोन किया कि प्लीज़ आइए और इस टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा जमा लीजिए। तो इस प्रकार से जो है रातों रात जो है पाकिस्तान से एक ऑफिशियल भेजा गया जिनको जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो है वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। और इस एरिया के हमारे हाथ से निकलने में मेजर विलियम ब्राउन का बहुत बड़ा योगदान है। बट इंडिया का मानना है कि एक बार जब जो है राजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था तो मेजर ब्राउन तो ऑटोमेटिकली जो है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं कोई भी ऑर्डर देने के लिए, या फिर इंडिया के अंदर के जितने भी टेरिटरीज हैं उनको किसी और कंट्री में मर्ज करने वाले उनके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमने जो है जम्मू कश्मीर को इंडिया के अंदर मर्ज करा दिया है, वैसे ही इस जम्मू कश्मीर का एक एक इंच हिस्सा जो है ऑटोमेटिकली इंडिया के हिस्से में आ गया है। तो यहाँ पर भी ये एरिया जो है फिर से विवाद का क्वेश्चन बन गया और गिलगित वाला जो एरिया है वो भी पाकिस्तान के हाथ में चला गया। तो इसका सारा श्रेय हमारे मेजर विलियम ब्राउन को ही जाता है। इसके बदले में उनको जो है पाकिस्तान का स्टार ऑफ द नाइट करके कोई अवार्ड है, वो अवार्ड भी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको दिया है। अब देखिए फर्स्ट कश्मीर वॉर, जिसको फर्स्ट इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 भी कहा जाता है, ये कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बात करते हैं। जब जो है पाकिस्तानी ट्रूप ने गिलगित को अपने कैप्चर में ले लिया, तब उनके जो है लद्दाख स्काउट करके जो लड़ाके थे उनके, और उन लोगों ने फॉरवर्ड मार्च करना स्टार्ट किया और वो इतने अंदर आ गए कि उन्होंने जो है लद्दाख के अंदर का जो है ये एरिया द्रास, कारगिल, ये सब अपने कैप्चर में कर लिया 1948 में।
उसके बाद 1948 में इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे भेजी गई और बहुत लड़ाई चली, और इस युद्ध के बाद कारगिल के ये द्रास और कारगिल एरिया को वापस इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर कर लिया, मतलब जो है इनको वापस से जीत लिया। बट गिलगित जो है वो हमारे हाथ से निकल गया और फिर एक ये भी विवादित क्षेत्र बन के रह गया। ये गिलगित का नक्शा है, मैप है, आप देख सकते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो ये सर्कल्ड एरिया है गिलगित। ये हालांकि जो है पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है, बट इनकी भी जो है खुद की एक ऑटोनॉमस यानी जो है एक इंडिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट है। और 2009 में जो है इसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई सेल्फ गवर्नेंस की, बट जम्मू कश्मीर का ये वाला रीजन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कम से कम 5 ऐसी चोटियाँ हैं जिनको हम 8000ers बोलते हैं, मतलब जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 8000 है। और उसके अलावा 50 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर है। और वर्ल्ड के जो 3 सबसे लंबे ग्लेशियर हैं वो भी यहीं यानी गिलगित में ही पाए जाते हैं। और हम लोग जब भी जीके पढ़ते हैं तो हम अपने देश का जो सबसे ऊंचा पीक है उसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 बताते हैं, और सेकंड नंबर पे नंगा पर्वत बताते हैं। पर ये दोनों के दोनों जो है इस रीजन में, गिलगित रीजन में है। लैंडस्केप देखिए, इतना सुंदर लैंडस्केप है। मुझे तो डर है अगर इसके ऊपर इंडिया अपना पूरा जो है ये हमारे इंडियन ऑक्यूपेंसी में आ जाता है तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के जितने भी जो हैं प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने इस एरिया का नक्शा बिगाड़ के जो है इसको भी कंक्रीट का जो है पूरा समुंदर बना देना है, इसकी ब्यूटी ख़त्म कर देनी है। और अगर ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है तो यहाँ पर जो है पूरे जिहादियों का अड्डा बन जाएगा। तो बेचारा जो है ये इतना सुंदर जो वैली है इसकी खूबसूरती वैसे ही ख़त्म होने वाली है। तो ये अभी जिस हाल में है उस हाल में ही सुंदर लग रही है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लेक भी हैं, वर्ल्ड के बहुत ब्यूटीफुल लेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो भी 72% है, अच्छा खासा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। और ऑलमोस्ट 100% जो है यहाँ की पॉपुलेशन वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। 1993 में जो आज़ाद कश्मीर था उसने एक अटेम्प्ट किया कि वो गिलगित को अपने कब्जे में ले ले, बट जो है गिलगित के लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। उनको लगा कि अगर हम जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर चले जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में कश्मीर जो इंडिया का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमको कैप्चर कर ले और हमको इंडिया में जो है मर्ज होना पड़े। तो इसके कारण, इनके विद्रोह के कारण जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने POK को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक को आज़ाद कश्मीर बना दिया, दूसरे को गिलगित बना दिया। UN इंटरवेंशन। अब कश्मीर मामले पे यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन कैसे शुरू हुआ इसके बारे में जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और लियाकत अली खान दिसंबर 1947 में एक दूसरे से मिले और उस समय जो है नेहरू जी ने पहले ही उनको बता दिया था कि अगर आप जो है ये सीज़ फायर नहीं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की टेरिटरीज़ के अंदर से आप अपने लड़ाके, अपनी सेना को वापस नहीं लेंगे तो मैं ये मामला यूनाइटेड नेशन में ले जाऊंगा। बट इससे जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फाइनली जो है जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इसको दर्ज करा दिया। और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर मसले को हल करने के लिए एक कमीशन का फॉर्मेशन किया। उस कमीशन का नाम था UNCIP, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और 21 अप्रैल को उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सीज़ फायर यानी संधि विराम बोले या फिर आप युद्ध विराम बोले वो करने को बोला, क्योंकि जो है लड़ाई करके दोनों पक्षों का हल निकलने वाला नहीं था। बट फाइनली 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर इफेक्ट में आया और पाकिस्तान ने अपनी सेना पीछे की थोड़ी सी और ऐसे ही हिंदुस्तान ने भी अपनी सेना
पीछे की। बट आप जैसे देख सकते हैं ये जो है सीज फायर का जो ट्रीटी है, ये 2 जनरल जो है जो कि दोनों अंग्रेज हैं उन्होंने साइन की थी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 साल तक फिर से जो है ब्रिटिश आर्मी के ही ऑफिसर्स को इंडिया की हाई रैंक दी गई थी, क्योंकि इंडियन लोग जितने भी थे, इंडियन सोल्जर्स जितने भी होते थे, उन लोग को हायर रैंक का कोई भी अनुभव नहीं था। ब्रिटिश आर्मी में आपको पता होगा सारे जो छोटे रैंक्स होते थे उन पे ही केवल इंडियन लोग की भर्ती की जाती थी, ऑफिसर रैंक में इंडियन लोग की भर्ती नहीं की जाती थी। इसलिए जो है 1 साल तक जो है ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो लोग इंडियन आर्मी का कमांड करते रहे। और फाइनली जो है सीज फायर के बाद दोनों कंट्रीज़ ने जो है एक दूसरे को बोला आप अपनी सेना को पीछे ले जाओ। बट जब दोनों ही नहीं माने तो ऑलमोस्ट जो है दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी सेनाओं को घाटी में जमा करके रखा। डिक्सन प्लान, जो UNCIP कमीशन बना था यूनाइटेड नेशन के जरिए, उसने जो है सर ओवेन डिक्सन नाम के एक व्यक्ति थे जो उनको दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन कराने के लिए अपॉइंट किया। डिक्सन ने एग्री किया कि जम्मू में जो है और लद्दाख में जो है मुस्लिम लोग कम हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं, तो उस टेरिटरी को इंडिया में ही रहने दीजिए। और इसके अलावा नॉर्दर्न एरिया जो है कश्मीर के और जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का पार्ट हो गए हैं। बट पाकिस्तान को जो है ये उनका डिक्सन का प्लान वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उनको चाहिए था, और इंडिया भी इनके जो है प्लान से रेडी नहीं हुई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर उनका टेरिटरी है और उसका कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हड़प लिया है। तो इस प्रकार से जो है डिक्सन का प्लान भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेगोशिएशन करने में नाकाम रहा। तो अब देखिए कश्मीर इश्यूज के बारे में कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स। लोग बोलते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में क्यों ले गए, वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, जबकि पटेल जी ने जो है उनको बार बार मना किया था। तो इसके कुछ आंसर्स हैं। देखिए, जब इंडियन आर्मी जो है घाटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऐसे टाइम पे जो है ब्रिटिश लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को बहुत जो है उनको परसुएड किया। परसुएड करने का मतलब उनके ऊपर जोर लगाया, उनको मनाया कि आपका जो ये मसला है ऐसे हल होने वाला नहीं है, आपका देश जो है अभी नया नया डेवलप हुआ है, तो आप लड़ाई करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे या फिर जो है आप बाकी कामों के लिए जो है अपना रिसोर्सेज उसको संभाल के रखेंगे। तो ब्रिटिश लोगों के मनाने पे, उनके जोर देने पे, और उनके जो एक बेस्ट फ्रेंड माने जाते थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बहुत ज़्यादा जोर देने के बाद जो है वो इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने में बाध्य हुए। और उनको लगा कि यूनाइटेड नेशन, जैसा कि उसके नाम से इंगित था, कि वो जो है अपने मेंबर कंट्रीज़ के सारे जो प्रॉब्लम्स होता है उनका बहुत अच्छे से जो है सॉल्यूशन निकालेगा। इस होप में भी जो है वो अपने इस प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन में ले गए होंगे। तो इसीलिए सरदार पटेल की वार्निंग के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उन्होंने दर्ज कराया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो है या फिर जो उनका बहुत क्लोज फ्रेंड माना जाता था ब्रिटेन, वो भी जो है पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, तब उनको जो है उसके मंसूबों का अंदाज़ा लगा। और उन्होंने जो है बहुत गुस्से भरे जो है लेटर प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको लिखे कि आपने हमको फॉल्स प्रॉमिस करवा के जो है हमारे मामले को जो है यूनाइटेड नेशन में ले गए, उसके बावजूद भी आप हमारा साथ नहीं देके पाकिस्तान जैसी एक टेररिस्ट कंट्री का साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट मिथ था ब्रिटिश ऑफिशियल एंड कमांडर्स केप्ट इंडिया इन डार्क। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इंडियन आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी दोनों के जो कमांडर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और इंडियन लोगों को ऑफिसर्स रैंक का अनुभव ही नहीं था।
तो इस के अकॉर्डिंग लोग का मानना है कि ब्रिटिश दोनों साइड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो दोनों साइड के जो ब्रिटिश कमांडर्स थे, उनको जो है पता था कि पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जो है रेड करने वाला है या अटैक करने वाला है। बट फिर भी पाकिस्तान साइड के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडियन साइड के ब्रिटिश ऑफिशियल को तो बता दिया, बट इंडियन कमांडर्स ने इंडियन जो है गवर्नमेंट को अंधेरे में रखा, उनको इसकी बात की जानकारी नहीं दी। और दूसरा जो है, इंडिया को जो एक्सेशन लेटर होता है महाराजा हरि सिंह का, उसको जो है मिलने में, जैसे 26 अक्टूबर को जो है वो साइन हुआ था एग्रीमेंट, तो उसको दिल्ली तक पहुंचाने में या फिर उसको रिसीव करने में 2-3 दिन की देर हो गई, क्योंकि 24 तारीख को ही आज़ाद कश्मीर बन चुका था और 26 तारीख को जो है हम एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो 24 तारीख को ही जो है महाराजा हरि सिंह ने जो है इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी। अगर सेम डे ही जो है इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीनगर के अंदर अपना ट्रूप भेज दिया होता तो हो सकता है हम जो है आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आज हमारा खुद का होता, और जो गिलगिट और बलिस्तान है जो हमारे हाथ से निकल गया, तो मेजर ब्राउन भी जो है वहाँ पे म्यूटिनी यानी विद्रोह नहीं कर पाते। पर ये सारे जो है हमारे अनुमान हैं, आप लोग समझ नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते उस समय जो है गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने झेली होगी, जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने उस समय जो सबसे ज़्यादा उनको हल करने वाले मसले लगे, उन्होंने वो स्टेप उठाए होंगे। Keeping Mountbatten as Governor General of Independent India was one of the greatest blunder of India. It is now quite clear that British establishment had always favored Pakistan right from day one when they demanded for Pakistan, simultaneously ignoring the letter written by Hari Singh and Sheikh Abdullah, stating clearly their absolute intention to join India. ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने ऑलरेडी नेहरू जी को बोल दिया था कि आपको रेफरेंडम लेने की जरूरत नहीं है कश्मीरी लोगों से, हम दोनों जो है इस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको बोल रहे हैं कि हमको किसी रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा से जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज होने के लिए तैयार है। तो इसके बावजूद भी जो नेहरू जी के द्वारा एक रेफरेंडम वाला जो टर्म यूज किया गया था वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर यानी हिस्टोरिकल मिस्टेक हो गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ही इंडियन आर्मी बिल्कुल जो है अपने कब्जे किए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए एकदम तैयार थी और सरदार पटेल उनको जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने वाले थे, ऐसे समय में जो है नेहरू जी ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि हम इस मामले को हम नहीं देखेंगे, इस मामले को यूनाइटेड नेशन देखेगा। तो ये पूरा मामला है। बट उस समय इंडिया एक नया कंट्री था और हमारे ऊपर जो है वैसे ही रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरा जो है एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं था, और ऊपर से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था, वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। तो इन सब चीज़ों से जो है कैरिड आउट होके जो उस समय के लीडर को जो अच्छा लगा, उन्होंने जो उस समय के लीडर्स उस समय के पॉलिटिशियंस को जो सही लगा उन्होंने अपने विवेक के अकॉर्डिंग किया। तो हिस्टोरिकल भूल को बार बार दोहरा के उन्हीं चीज़ों के लिए, कुछ गलत चीज़ों के लिए उनको बार बार ब्लेम करना मेरे ख्याल से ये तो तर्क संगत भी नहीं है और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है। बट जब हमको आज़ादी मिल गई है, इसके बाद 70 साल से ज़्यादा हो गया है हमको आज़ादी मिले हुए, तो चलो उन लोगों ने कुछ नहीं किया इसको सॉल्व करने के लिए, बट इतने सालों से अगर अब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी सशक्त सेना है हमारे पास, तो हम लोगों ने इस मसले को सुलझाने में क्या कर दिया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये पोर्शन नंबर 3 और पोर्शन नंबर 6 जो है चाइना ने ले लिया, इसके बारे में हम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो प्लीज़ आप जो है वो वीडियो भी देखना ना भूलें। तो आपके कोऑपरेशन और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर लाइक्स एंड व्यूअरशिप फ्रॉम यू पीपल। थैंक यू सो मच गाइज।